कॉपीराइट की बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ क्रिएटिव लाइसेंस की बात करना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिव प्रोडक्ट की बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में एक चीज़ है, पता है क्यों ये मैटर नहीं करती थी ज़्यादा लोगों को, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा जितना मुझे पर्सनली किया, क्योंकि हमारे देश में दो चीज़ों का हमें यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है। पहला चीज़, हम जब स्कूलिंग पूरे सिस्टम में हमारी जो जितनी भी अपब्रिंगिंग हुई है, जो भी एक्सपोजर रहा है हमारा थ्रू आउट 8 years old से लेके आई थिंक 24 तक, हमने रेयरली वो ओकेजन देखे हैं जहाँ पे किसी भी तरह का डिजाइन, किसी भी तरह का इन्वेंशन, किसी भी तरह का क्रिएटिव प्रोडक्ट, किसी भी इंसान का किसी भी फील्ड में क्रिएटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन को उतनी तरह से वैल्यू करते हमने देखा हो जिस तरह से हम आईटी, आईएम, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, कौन सा कॉलेज, मैथ्स में एग्जाम क्लास 12 में टॉप कर दिया, इसमें 90% लाया, ये चीज हमने देखी है। तो हम एकेडमिक अचीवमेंट्स को इतने भयंकर पेडेस्टल पे रखते हैं कि हम ये भूल जाते हैं जिंदगी में एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज और हार्ड चीज है, वो है क्रिएटिव अचीवमेंट्स, जिसकी हमने एक्चुअली एक्सपोजर ही नहीं मिला। एज एंटायर सोसाइटी में बात कर रहा हूं, तो आप क्लियरली नंब होगे जब आपको दिखेगा किसी का क्रिएटिव प्रोडक्ट चुरा लिया गया है, या किसी का क्रिएटिव प्रोडक्ट के साथ प्लेजरिज्म हुआ है आपको, क्योंकि वो चीज आपने अपनी लाइफ में बढ़ते हुए जब आप छोटे थे देखा ही नहीं कि आपके क्लासरूम में किसी इंसान ने कुछ चीज ड्रॉ करी है, वो स्केच जो कि कंप्लीटली ओरिजिनल है, उसने खुद से बनाई, कॉमिक बुक्स बनाई है, किसी ने कॉमिक स्ट्रिप बनाई है, पूरी क्लास ताली बजा रही है। हमारे स्कूल के जो मॉर्निंग जो सुबह हॉल जो होता था उसमें सारे बच्चों को दिखाया जा रहा है कि इंसान क्रिएटिवली कितना आगे जा रहा है, अपने स्कूल को एडमायर कर रहा है। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ओरिजिनल। हमारे देश में सिंगिंग को बहुत प्रेज किया जाता है। सिंगिंग एक टेक्निकल स्किल है, गाना लिखना, कंपोजिंग एक क्रिएटिव स्किल है। सिंगिंग, गिटार बजा लेना अच्छा एक टेक्निकल स्किल है। कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जिसको कंपोजिंग का लेट्स से 0% उसके अंदर क्रिएटिव नहीं है, लेट्स से क्रिएटिविटी, वो बहुत बढ़िया लेवल पे गिटार बजा सकता है सिंपली बाय रेपिटेशन। उसे प्रैक्टिस करना है। इट्स वेरी मैथमेटिकल टू बी टेक्निकली स्किल्ड इन समथिंग, बिकॉज़ आप मेट्रोनोम स्टडी कर रहे हो, आपको पर उस चीज पे स्किल लेवल पे वर्क करना है। बट क्रिएटिविटी कंप्लीटली अलग जानवर है, और हमें क्रिएटिविटी की भी उसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सिंगिंग वगैरह ये क्रिएटिव है जो कि टेक्निकल स्किल है, इसलिए वो रियाज कर रहा है इंसान 4-4 घंटे बैठ के डेली। जो कंपोज करता है इंसान, वो कंपोजिंग का रियाज कुछ नहीं होता, कोई ऐसी चीज एक्सिस्ट नहीं करती। इसलिए गोइंग बैक टू दिस इज वेरी डियर टू मी कि इतने लोग हैं, ये काफी लोगों को ये इतना पर्सनल लगता, काफी लोगों के स्टेटमेंट्स भी आए कि तो क्या हो गया, गाना ही तो है। तो मैं एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे, जिससे आप कहोगे ये अब मेरे को समझ में आ रहा है। लेट्स से आपने से कितने लोगों ने आईटी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जिसके लिए आपको लगता है भैया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यूपीएससी हो, जीमैट हो, कुछ भी हो, आपने 2 साल दिए, 1 साल दिए, पूरी जिंदगी सोचा एक इंसान ने उस चीज को प्रिपेयर करने में, और जिस दिन आपका निकला, आपकी रैंक आई, बहुत बढ़िया आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस रैंक में किसी और को बैठा दिया जाए। दैट्स हाउ इट फील्स लाइक जब आप एक क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाते हो, वो चुरा लिया जाता है। दूर है ना, और ये आपको पसंद है ना, तुम्हें क्या है आप लोगों के लिए। नहीं थैंक्स बट नो थैंक्स यार, हम नहीं इस्तेमाल करते ये सब। यथु अरे रणवीर भाई, चंग नूडल, शेजवान, खतरे पितरे ब्रो, इसमें है very high sodium, मतलब high BP, किडनी खराब, high trans fat, लत लगाने वाला MSG, zero nutritional value, can cause metabolic problems in kids। और वैसे भी मैं घर का ये सिंपल खाना प्रेफर करता हूँ ब्रो, सॉरी। पर तुमने तो माँ की कसम खा के बोला था ये वाइन उड़ेंगे। ये थम्स अप तो पीना। Oh, you mean carbon dioxide, phosphoric acid, sodium glutamate, potassium sorbate, and 10 बड़े चम्मच चीनी, यानी osteoporosis, calcium deficiency, cavities, कमजोर हड्डियां, टूटे फूटे दांत। हाँ। ये अच्छा नहीं है। अरे नहीं ब्रो, बहुत अच्छा है। मेरी भाई ये यूज करती है कीड़े मारने के लिए एंड संडास साफ करने के लिए। यो रॉयल शेक तो पीना। सॉरी ब्रो, मैं हार्डली पीता हूँ। फिर से बोलो, क्या बोलो? हार्डली पीता हूँ, हार्डली। अरे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड पीने का है, बहुत हार्ड आदमी नहीं, बहुत हार्ड। सॉरी ब्रो। अंडा का दिन जीतने के लिए 40 No fruit, artificial flavors, preservatives, sulfate में चीनी, सॉल्ट, सिर्फ फ्रेश जूसेस। अरे ओवर इट्स बर्गर तो बोलो। कचरे का डब्बा कहाँ है? फेंक दो। और के फालतू ऐड में फक्सो। इसमें डिटर्जेंट में कोई फर्क नहीं है। फनसिल, टेरन छोड़ दो। ऐसे टाइप के शैम्पूज में सल्फेट्स, पैराबेन्स और टॉक्सिन्स व्हिच कॉज सफेद बालों का झड़ना। हेल नो। ये कुछ भी अच्छा नहीं है, तो तुम लोग क्या खाते हो? We use only महंगे वाले organic natural products free from any kind of synthetics, oxygen free, free वो free everything free। पर आप लोगों की औकात के बाहर है, इसलिए हम आपको सस्ती चीजें बेच ताकि आपके पैसे बचे। सस्ती? अरे पैसा बचा नहीं हमारा तो फिर माकन उसके है ना। या बड़ी, बट बेसन हल्दी से ना बोलने के पैसे थोड़ी मिलते हैं।
Advertising is a mix of art and fact. In this video, I'm going to talk about 5 advertising campaigns that changed India forever. Most of you would be aware how brands try to fool us through their ads. However, this video is much deeper, debunking their unethical strategies, lies, how tactfully they leverage our blind love for our favorite celebrities against us, and what role does government agencies play when all this happens. These campaigns have been so impactful that they became a major reason in pushing India from a nation with unprecedented food habits to a nation with all kinds of diseases. So without any further delay, let's get started. Hello friends, welcome to FitTuber. Starting with number 5 on the list are fairness creams. Since 1954, the only cream in the Indian market was Vico Turmeric, whose ads focused on skin glow and repair of the skin due to antimicrobial properties of turmeric and sandalwood oil. However, in 1975, Hindustan Unilever launched Fair & Lovely, which took the beauty industry by a storm. With a product that had no ingredient that significantly helped in skin whitening, ये सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट है। its advertisements would portray how a dark-skinned woman always fails, be it a dance competition, an interview, or an air hostess, or while wooing a groom. But she would suddenly become the next Kareena Kapoor by religiously whitening her skin with Fair & Lovely. And we thought skill set was most important for success. Visuals depicted a skin color scale that would go from dark skin to fair skin within 6 weeks. Their marketing campaign was criticized for promoting colorism. Unilever, however, said that 90% of the Indian women want to use whiteners as it is aspirational, like losing weight. Capitalizing on this mindset, Emami launched its Fair & Handsome for Men in 2005. Such ads had a serious negative effect on the confidence of majority dark-skinned men and women in India. Yet again in 2007, Hindustan Unilever played the same cards with their another beauty product, Pond's White Beauty, whose advertisement showed Saif Ali Khan preferring fair-skinned Neha Dhupia over dark-skinned Priyanka Chopra. Immediate action was taken against it and Unilever had to suspend that. The Indian ad watchdog agency Sky had even slammed these brands that dark-skinned people should not be portrayed as unsuccessful to promote their products. Later, Fair & Lovely had to comply with it, and it can be seen in their latest advertisements. However, an irreparable damage has already been done. So we can understand how these famous personalities whom we love and admire do not take responsibility of what they are promoting. Companies, on the other hand, get away paying negligible fines. Left are the consumers or fans who are mentally scarred and cheated for life. Watch out. In early 2000, looking to capture the villages, Coca-Cola in its groundbreaking campaign roped in Amir Khan with the tagline, Thanda Matlab Coca-Cola. This was also the time when people in villages were already protesting against Coke for water pollution and depletion. Coke in reply said that they would replenish all the water they have used by 2010, which was highly unlikely. Then in 2003, something shocking happened which would change the course of these soft drink giants forever. Center for Science and Environment came up with a report that 11 soft drink brands, including Coke and Pepsi, contained high levels of pesticides. This shocked the nation. People's trust was broken. Those celebrities who had promoted these drinks kept their lips tight. Then in 2004, Coke came up with another masterstroke, with our beloved Amir Khan in the ad acting like an activist. Triggering the emotional side of people confirmed that Coke was safe. तो जब भी मन करे बेफिक्र होके पीजिए. So they must have really fixed the issue, isn't it? No, the very next year, Coke, Pepsi and others again failed the pesticide test. Unfortunately, by then, Indians were already addicted to these drinks.